मौका है आजसू के 3 दिवसीय महाधिवेशन का, लेकिन हम बात आजसू की नहीं करेंगे बल्कि एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जो किसी तारुफ की, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर दिलीप मंडल जी। दादा, ऐसे कार्यक्रमों में आप कम ही जाते होंगे। बिल्कुल नहीं जाता हूं। हाँ, बिल्कुल। आपने जो बातें कही हैं, आपने जो झारखंड को लेकर जो बातें कही हैं, जो नज़रिया दिया है, उससे बहुत पीड़ा होती, तकलीफ होती है हम लोगों को भी। क्या इराडिकेशन का क्या सोल्यूशन बताते हैं? देखिए, झारखंड का जो ड्रीम था, वो ड्रीम झारखंड को शोषण मुक्त बनाने का, शोषण से मुक्त बनाने का, डेवलप्ड झारखंड बनाने का था। वो सिर्फ स्टेट को 2 हिस्से में बांटने का वो प्रोजेक्ट नहीं था। तो उस हिसाब से 23 साल की जो जर्नी है झारखंड बनने के बाद की, उसके बाद झारखंड जहाँ पहुँचा है, वो कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स पूरे नहीं हुए हैं। क्योंकि झारखंड कोई वजह नहीं है इतने मिनरल रिसोर्सेस में रिच स्टेट होने के बाद और इतने रिसोर्स के बाद कि वो देश के अविकसित, गरीब और स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स में नीचे का राज्य रहे। इसकी कोई वजह नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं यहाँ के पॉलिटिकल क्लास का मतलब किसी एक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे पॉलिटिकल क्लास को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ऐसा क्या है कि डॉक्टर पेशेंट रेशियो भारत में सबसे ख़राब झारखंड का है। इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के मामले में झारखंड सबसे नीचे का राज्य है। एजुकेशन के बाकी पैरामीटर्स में ये राज्य नीचे का है। क्या ऐसा हो गया है? कुछ तो समस्या है। सॉल्यूशन में तो देखिए, अगर आप सॉल्यूशन से कहीं क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं, समाधान के तौर पर सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हुआ है। मैंने जो कर रहे थे वो करते हुए अब आप आगे राज्य को नहीं ले जा पाएंगे। इतना भले मानना पड़ेगा कि अभी तक जो कर रहे थे इसमें कुछ समस्या रह गई है। क्योंकि अगर आप आज रिसोर्स के हिसाब से जहाँ पर है वहाँ होते हुए झारखंड अगर भारत के टॉप 15 या 20 राज्य में नहीं है तो कुछ समस्या है। तो पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा समस्या है। सॉल्यूशन के तौर पर मुझे लगता है कि अगर कोई एक प्रिस्क्रिप्शन बनाना पड़े तो एक विशेषज्ञों की आप एक बुलाइए, जो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं उनको बुलाइए, बात कीजिए कि क्या समस्या है, कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। मेरा मानना है कि झारखंड क्योंकि बहुत युवा राज्य है, युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। और एजुकेशन का मीडियम जो लगभग सारे दक्षिण भारत ने कर लिया है और अब छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान भी कर रहा है कि आपको इंग्लिश एजुकेशन पर ले जाना पड़ेगा। क्योंकि वहीं पर अच्छे वाले जॉब हैं। जो नौकरी आपको 30,000 40,000 में एंटर करा सकती है, वो नौकरी आपको हिंदी मीडियम के साथ नहीं आ सकता है। तो झारखंड में जो स्कूलों का मीडियम है वो मेरे ख्याल से बदलना चाहिए और ये संभव है। बहुत सारे राज्यों ने इसको करके दिखाया है। तो रुकना चाहेंगे, आपने कहा कि एक पॉलिटिकल क्लास को एक्सेप्टेंस, वो चीज़ जिम्मेदारी लेनी। अभी जो झारखंड में पक्ष विपक्ष की जो राजनीति हो रही है, क्या उस डायरेक्शन में जाती हुई आपको नजर आती है? नहीं, अभी मुझे नहीं लगता है कि अभी भी राजनीति ये जाएगा तो हम आएंगे की राजनीति चल रही है। और अभी चूँकि राजनीति मुख्य रूप से 2 ध्रुव यहाँ बन चुके हैं, तो ये आएगा, ये डिस्क्रेडिटेड होगा, फिर दूसरी आ जाएगी, दूसरा डिस्क्रेडिटेड होगा, पहला आ जाएगा। ये एक साइकिल जो बन गया है, इस साइकिल में ये एक्सेप्टेंस अभी करने के लिए कोई पार्टी तैयार शायद नहीं है कि भाई कोई भी कहीं भी जाने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले तो सोचना पड़ता है कि ड्रीम देखनी पड़ती है कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। तो ड्रीम डेफिसिट है। कोई भी, मुझे लगता है कि किसी भी मुख्यमंत्री ने ड्रीम नहीं देखा कि झारखंड को मैं देश का सबसे विकसित राज्य बना दूंगा। मेरे पास 5 साल है, 5 साल में एटलीस्ट मैं उस दिशा में राज्य को ले जाऊंगा। ये ड्रीम मुझे लगता है कि किसी मुख्यमंत्री ने नहीं देखा है। और नहीं देखा है कि वजह कई सारी हो सकती है कि उनकी नौकरशाही जो उनके पास की है वो शायद राज्य के प्रति ईमानदार नहीं है, उनका राज्य के विकास में कोई स्टेक नहीं है, कोई उसमें उसका दांव नहीं है उसमें, बल्कि राज्य को पिछड़े बनाए रखने में होता है कि उनके सलाहकारों और अफसरों का एक उसमें स्टेक हो सकता है। तो पॉलिटिकल क्लास इन सलाहकारों और अफसरों के बगैर नहीं बनता है, ये मिला के ही बनता है। तो ये होता है पॉलिटिकल क्लास का एक जो ये बड़ा हिस्सा है जो पॉलिसी मेकिंग करता है, वो यहाँ के पॉलिटिशियन को लगातार मिसगाइड कर रहा है और लगातार उनको उस दिशा में ले जा रहा है जो झारखंड को सबसे नीचे का राज्य बनाए हुए है। बुनियादी विषय है, अब तक बात पहुंची होगी कि यहाँ का जो लोकल है उसका डेफिनेशन तय नहीं हो पाता है। जब लोकल का डेफिनेशन तय नहीं तो नियोजन नीति फिर बात नहीं बन पाती है। ये लग रहा है कि 2 जो विषय है इसको जल्द से जल्द हल करने की जरूरत है। निश्चित रूप से सरकार को इसमें पोजीशन ले लेनी चाहिए और सरकार को पोजीशन लेने के बाद अगर जैसे कहीं अटक रहा है, जैसे बोल रहे हैं ना कि हमने कर देते हैं, कोर्ट में अटक जाता है, राजभवन में अटक जाता है, लेकिन भारत की कोई भी सरकार
जब किसी पॉलिसी को लागू करवाना चाहती है ना, तब कोई कोर्ट वोट का मामला आता नहीं। उसमें आपके पास, क्योंकि संसद सुप्रीम है, आप सर्वदलीय प्रस्ताव पारित करा सकते हैं, जाकर आप राष्ट्रपति भवन में पिटीशन दे सकते हैं, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आप इसमें संविधान संशोधन कीजिए, 9 शेड्यूल में डालिए। कोर्ट भी पब्लिक मूड के हिसाब से ही कई बार अक्सर फैसला देती है, जो आपने देखा है भारत में जैसा होता है। तो आप नियोजित नीति एक बनाते हैं, और अगर वो सही नियोजित नीति है और देश के राज्य के ज़्यादातर लोग से सहमत हैं, तो इतना आसान नहीं है कोर्ट के लिए उसको गिरा दे। कोर्ट के लिए गिरा देंगे, वो जनता सड़क पे आ सकती है, आंदोलन हो सकता है, विरोध हो सकता है, अगर कोर्ट इसको सेंस करता है। न्याय जो है वो शून्य में तो होता नहीं है कि सारे पक्ष हैं नहीं। मैं एक हवा से मुक्त एक इलाका है जहाँ पर मैं सोच के कुछ फैसला दे दूँ, वो पब्लिक ओपिनियन सब ध्यान रखते हैं कोई भी जज। इसी पर एक जुड़ा हुआ विषय है कि 1932 को कट ऑफ डेट मान के सरकार आगे बढ़ रही है। आपको लगता है कि ये कट ऑफ डेट सही है या इसमें कुछ और गुंजाइश है? इसकी बारीकियों पर चूंकि मेरी जानकारी नहीं है, इसके कानूनी पक्षों पर मेरी जानकारी नहीं है, तो इस बारे में कोई टिप्पणी करना मेरे लिए थोड़ी हल्की बात हो जाएगी। लेकिन मैं इसमें एक जो फिलोसॉफिकल पार्ट है इसका, वो ये है कि सरकार सारे पक्षों को, सारे स्टेक होल्डर्स को, उनको बुलाकर एक सहमति बनाकर इसमें, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी, बस स्थानीय लोगों का अगर एक ब्रॉड डेफिनेशन बनाते हैं तो भारत झारखंड के 80 या 90% आबादी उसमें शामिल हो जाती है। तो जब आप 80 या 90% आबादी के लिए कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो कोई विरोध नहीं करेगा। तो आप एक ऐसी जगह पर तो पहले पहुँचिए ना जहाँ सारी पार्टियाँ उस पॉइंट पर सहमत। जब उसको आप लागू कराने की कोशिश करेंगे तो आपके पास इतना नैतिक बल होगा और आपके पीछे इतनी जनता होगी कि आप उसको लागू करा ले जाएंगे। लेकिन इसमें अगर पॉलिटिकिंग करेंगे, किसी अफसर ने कहा कि ऐसा है कि 32 या 1910 लिख दीजिए, तो ऐसा होगा कि लागू भी नहीं होगा, कोर्ट में गिर भी जाएगा और आप स्थानीयता नीति के चैंपियन भी बन जाएंगे। ये भी तो सकता है ना, किसी अफसर ने उनको ये सलाह दी होगी कि भाई आप ऐसा कुछ करो कि स्थानीयता नीति के हीरो भी आप और स्थानीयता लागू भी ना हो। तो ऐसा कोई बेईमान अफसर हो सकता है ना। तो अब ये, या उनके ऐसे बेईमान सलाहकार किसी के भी हो सकते हैं, मतलब आदमी ही तो है ना, और आदमी के अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो विषय झारखंड में आपने सुना होगा कि कुर्मी को एसटी में शामिल कर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तराई वाले जो ज़िले हैं वहाँ पर बड़ा जोर आंदोलन चल रहा है। पिछले 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन हुआ, या रेल रोको आंदोलन, फिर सरकार के साथ वार्ता हुई, बात आगे बनी, फिर बढ़ रही है। आपको लग रहा है कि ये ऐसे विषय हैं तो झारखंड में अभी तक विद्यमान, इसको हल हो जाना चाहिए? निश्चित रूप से, मतलब मुझे लगता है कि इसमें जो एक कोई वैज्ञानिक सर्वे वगैरह करके, और केंद्र सरकार के स्तर का मामला होगा, ये राज्य सरकारों के बस का है भी नहीं, तो केंद्र सरकार इस पर विचार कर सकती है कि हमको इस मामले को लेकर सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी कराकर उनके ट्राइबल होने के जो डेफिनेशंस हैं उसमें वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल इसमें मेरे ख्याल से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, जन भावनाओं के हिसाब से नहीं होना चाहिए कि लोग आंदोलन कर रहे हैं इसलिए कर दो, या लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं इसलिए उसको मत दो। दोनों ही गलत है। आप उसमें एक कोई सुसंगत वैज्ञानिक तरीका जो है, जिसमें शेड्यूल ट्राइब की, तो शेड्यूल का मतलब लिस्ट होता है, तो ट्राइब्स की अपने एक लिस्ट अंग्रेजों के समय बनी थी, उसमें कोई अगर छूट गया है तो उसको आप शामिल करते हैं। तो शामिल करने के लिए जो मेथड है, उस मेथड के हिसाब से आपके 2 सवाल पूछेंगे सर, एक छोटा सा। एक आपने सुना होगा झारखंड में चीफ मिनिस्टर ऑफिस और राजभवन के बीच बड़ा टसल है, कुछ विवाद, 1-2 ऐसे बिल हैं। मैं झारखंड की पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा फॉलो भी नहीं करता हूँ, और मैं जनरली मतलब देश और ग्लोबल एक विषय इसी जुड़ा, झारखंड में आदिवासी मूलवासी की बात आप करते हैं दादा, तो सरना धर्म कोड का जो विषय है वो यहाँ के जनभावना से जुड़ा हुआ विषय है, उसका समाधान किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, आदिवासियों का जो क्लेम है कि उनका धर्म कोड अलग है, ये तो ट्रुथ है, क्योंकि धीरे धीरे जरूर ये है कि उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी है, लेकिन सिर्फ 50-60 साल पहले या 70 साल पहले जाएंगे तो वो उनके अपने त्यौहार और अपनी मान्यताएं और उस हिसाब से उनका चलता है। चाहे बेशक वो बाद में कोई क्रिश्चियन बन गया तो भी मतलब अपने पूरे पुरानी परंपराओं को छोड़ नहीं रहा है। तो उसका जो रिलीजियस वाला पार्ट है, मेरे ख्याल से उनको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। तो एटलीस्ट भारत सरकार को जो चाहिए कि आप जनगणना में ऑप्शन दीजिए कि मैं सरना धर्म को मानता हूँ, यस या नो में टिक करने का आपको ऑप्शन देना चाहिए। जैसे आप क्या करते हैं जनगणना में, आप ये 5 रिलीजन है या इनमें से किसी रिलीजन के अलावा किसी रिलीजन को मानते हैं, या आखिरी होता है कि मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता। ये क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपने जैन को शामिल किया है जो कि 0.4% के आसपास पॉपुलेशन होगी, शायद 45 लाख के आसपास पॉपुलेशन। हाँ, तो सरना धर्म के ऊपर जहाँ तक मैं आ गया था उसके बाद का जोड़ता हूँ। तो जब आप सारे धर्मों को उनका कोड
के हिसाब से आप दे रहे हैं चॉइस कि आप चुन लो, तो कोई वजह नहीं है कि सरना, जो कि हो सकता है कि मेरा अपना अनुमान है कि 10-1 करोड़ तक की आबादी वैसी हो सकती है जो सरना पर क्लिक करे, लेकिन अनुमान है। फाइनली हो सकता है कि 1 लाख आदमी भी ना करे, ये तो अनुमान है ना। मतलब या तो सर्वे करे वो कि आदिवासी इलाकों में कुछ जिलों में सरकार सर्वेयर भेजे, सर्वे का भी तो मेथड है ना, सेंसस के अलावा सर्वे मेथड है। सर्वे भेज के आप देखिए तो कि जो क्लेम है जिनका कि सरना धर्म है, और उनको बोलिए कि आप 10 जिले बताइए जहाँ पर हम सर्वेयर भेज के देखें तो है भी कि नहीं। इस कोर्ट की डिमांड आप कह रहे हो है, लेकिन जनता की तरफ से डिमांड है कि नहीं, तो वो एक माइक्रो लेवल पर इस तरह के सर्वे करके नतीजे पहुंच सकती है। और वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की समस्याओं का समाधान आंदोलन के दबाव में या आंदोलन न होने के कारण दोनों गलत है। आपको इसका एक साइंटिफिक तरीके से, सुसंगत सोशियोलॉजिकल तरीके से इनका समाधान करना चाहिए, वरना अगर आप आंदोलन के दबाव में करने लगेंगे, कल को 5 रिलीजन और खड़े हो जाएंगे, अब मेरे बाहर रोड़ने लगे कि भैया हमारा वाला भी दो, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको एकदम सबको संतुष्ट कोई चीज़ नहीं कर सकती है, लेकिन आप वैज्ञानिक तरीका जब अपनाते हैं तो ज़्यादा लोगों को आप संतुष्ट कर पाते हैं। आपकी बातों से हम पेसिमिस्ट हो या ऑप्टिमिस्टिक हो दादा? किस चीज़ को लेकर? जो बातें आपने कही हैं झारखंड के संदर्भ में, फिगर एंड फैक्ट्स। नहीं, मैं तो अल्टीमेट ऑप्टिमिस्ट हूँ। मैं तो हमेशा मतलब बहुत उम्मीद वाला आदमी हूँ। मुझे लगता है कि हमेशा संभावनाएं हैं और अच्छे के लिए हमेशा संभावनाएं हैं। इस समय की सिचुएशन आपको निराशा पैदा करती है झारखंड में। जब आप आते हैं, मतलब आप रांची एयरपोर्ट से उतरने से ठीक पहले के जब आपको 15-20 किलोमीटर दिखता है और किसी भी राज्य की राजधानी के आसपास इतना अंधेरा नहीं है, तो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम है ना, वो तो आप वो देख ही सकते हैं। आप सर्च करके भारत सरकार की वेबसाइट पे अलग अलग राज्यों में इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कितना है। तो छत्तीसगढ़ से 1/3 है यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंजम्पशन। तो रायपुर के आसपास ज़्यादा रोशनी रहेगी और रांची के आसपास रोशनी नहीं रहेगी, तो प्रॉब्लम है, लेकिन समाधान हो सकता है। आपने सुना प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब ने उन तमाम विषयों को टच किया जो झारखंड की जल जंगल ज़मीन से जुड़ी हुई बात है, झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज से जुड़ी हुई बात है, और झारखंड गठन के उद्देश्यों से जुड़ी हुई बात है। प्रोफेसर मंडल साहब से बात करने का कारण ये भी रहा कि वो झारखंड से जुड़े रहे हैं, झारखंड के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, झारखंड को बहुत नज़दीक से जानते हैं। फिर वक्त वो ज़्यादातर वक्त वो झारखंड से बाहर गुजारते हैं, लेकिन झारखंड को लेकर उनकी समझ बेहतरीन है। और यही वजह है कि तमाम बड़े मंचों में, चाहे राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, उनको कोशिश की जाती है कि उनके बातों को समाहित किया जाए। हमारी भी ये कोशिश थी कि अपने मंच के माध्यम से प्रोफेसर मंडल साहब की बातों को आप तक पहुँचाएँ। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। मुझे यानी कि शहनवाज को, हमारे कैमरा सहयोगी नितिन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।